तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये बीएसएफ की जॉब है कैसी? इसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए आप। देखो, बीएसएफ की जॉब एज अ कांस्टेबल तो वही होता है, मतलब कि अपने देश की सेवा करना। से घुसपैठ को आप रोकते तो वही। हाँ जी, मुंबई में अटैक हुआ था तो वो क्रॉसिंग जो हुई थी वो हमारे बॉर्डर लाइन से हुई थी। वहाँ पर कोई फेंसिंग नहीं 26/11 का है। जो हमला बता रहे हैं। 26/11 का जो हमला हुआ था वो हमारे बॉर्डर से हुआ था। वहाँ पर तो इसमें टाइम मैनेजमेंट का बड़ा रोल रहता है कि आपको 80 क्वेश्चन करने हैं 60 मिनट में। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या कैसे मैनेज करें मतलब नहीं? तो मैं यही कहना चाहूँगा, एक अच्छा तरीका मॉक टेस्ट लगाने का ये है, हार्ड नहीं होता है ये फिर बच्चों को बहुत सा हार्ड लगता है ना, क्योंकि फिजिकल इतना टफ है। वो बस में ट्रेनिंग के बारे में अगर बता पाएँ कि ट्रेनिंग कैसी होती है थोड़ा। लगती थी। जो 40 से 45 मिनट हमारी पीटी होती थी। तो सारा ड्रिल वो रहता है, ड्रिल क्लास चलती हैं, वेपन की क्लास चलती हैं। तो सैलरी की बात कर लेते हैं। सारी बातें होंगी भैया, ये तो बताओ कि सैलरी मिलती कितनी है? जैसे कि मैं आपसे आपकी सैलरी हुई 40, इतना ही मान लो, समथिंग इतना बन जाता तो एवरेज लगा लेते हैं। बेहतर वेपन की पैसे, हाँ, नकली नोट जो नकली नोट, और सबसे मेन है ड्रोन को रोकना, क्योंकि वो में भी शायद बीएसएफ ड्यूटी देती है, कुछ जगह करती है मदद, जब बाढ़ वगैरह में, भूकंप में। हाँ जी, जैसे अपने त्रिपुरा कुछ गाँवों में रहने स्थानीय लोगों की मदद करने के लिए जाना था। उनकी मदद करने के लिए, क्योंकि उनके घरों में पानी भर जाता है। और कल्चर का क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे कि आप नॉर्थ ईस्ट में होंगे तो उधर का अलग अलग कल्चर है। जब हम ड्यूटी पे जाते हैं हमारे फ़ोन जमा कर दिए जाते हैं। अच्छा, पहलगांव में अटैक हुआ, हमारे 26 लोग मारे गए और 17 के करीब लोग घायल हो गए। तो उस टाइम आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर पाते हैं? मतलब तो इसको आप कैसे देखते हैं कि एक जवान अपने अंतिम समय तक लड़ जाएगा, मतलब देश के लिए, कोई घुसपैठ नहीं होने देगा? इसको आप कैसे देखते हैं अपने जीवन इससे में? हम देखते हैं कि आखिरी गोली आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। लड़ना करते हैं, दुश्मन हमारे सामने, एक गोली एक दुश्मन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं विकास यादव जी हैं, हम इनसे बातें करेंगे। और ये फिलहाल एसएससी जीडी में सिलेक्टेड हैं और फिलहाल वर्किंग है बीएसएफ में एज ए कांस्टेबल। पिछले कई वर्षों से जॉब कर रहे हैं। इन्होंने कैसे तैयारी करी और एक नया बच्चा कैसे तैयारी करे, हम इनसे जानेंगे। और बॉर्डर एरिया पे इनकी क्या समस्याएं हैं, इस सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये बीएसएफ की जॉब है कैसी? इसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए आप। देखो, बीएसएफ की जॉब एज अ कांस्टेबल तो वही होता है, मतलब कि अपने देश की सेवा करना। मेन हमारा मकसद, पहला मतलब मोटिव यही होता है, देश की सेवा करना। फिर एज ए कांस्टेबल आपको मतलब कितने घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है? एज अ कांस्टेबल हमारी ड्यूटी रहती है कि बॉर्डर किस टाइप का बॉर्डर है। मतलब हम पंजाब में तो हमारी 6x6 चलती है। अगर हम पश्चिम बंगाल में ड्यूटी कर रहे हैं तो हमारी वहाँ भी 6x6 चलती है। हम जम्मू कश्मीर में हैं तो वहाँ 4x8 चलती है। तो ऐसे अगर हम गुजरात में हैं, जहाँ फ़िलहाल मेरी अभी कच्छ गुजरात में पोस्टिंग है, तो हमारी वहाँ अगर हम कैंप गार्ड ड्यूटी कर रहे हैं, हमारी दो ड्यूटियाँ ही होती हैं, ओपी, एसीपी और कैंप गार्ड जी। तो ओपी का मतलब हो गया ऑब्जेक्शन पॉइंट, मतलब जहाँ विपक्ष पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन पर हम ड्यूटी देते हैं। तो हमारी ड्यूटी वहाँ पर 6x6 की होती है। जो दिन में भी लग सकती है, रात में भी लग सकती है। रात की ड्यूटी हमारी एसीपी होती है, जिसको हम एसीपी बोलते हैं, वो भी 6x6 होती है। तो वैसे मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बीएसएफ की जो ड्यूटी है पाकिस्तान बॉर्डर पर और बांग्लादेश बॉर्डर पर और कुछ जगह नेपाल बॉर्डर पर भी एसएसबी के सहयोग से लगती है। सबसे ज़्यादा जो एरिया कवर करता है बांग्लादेश में करता है 4096 किलोमीटर। और उसके बाद जो बीएसएफ की सबसे ज़्यादा ड्यूटी रहती है मेरे हिसाब से पाकिस्तान बॉर्डर जो है 3323 किलोमीटर वो एरिया हो गया। और कुल एरिया बैठेगा 7000 प्लस जो बीएसएफ सुरक्षा कर रही है। ऐसा सही बात करूँ? जी। और आगे बात कर लेते हैं। मुख्य कार्य इसका यही है कि तस्करी को रोकना और जो अवैध हथियार है उनको रोकना, जाली नोटों को रोकना। तो पाकिस्तान से घुसपैठ को आप रोकते तो वही। हाँ जी, मुंबई में अटैक हुआ था तो वो क्रॉसिंग जो हुई थी वो हमारे बॉर्डर लाइन से हुई थी। वहाँ पर कोई फेंसिंग नहीं है। 26/11 का जो हमला बता रहे हैं। 26/11 का जो हमला हुआ था वो हमारे बॉर्डर से हुआ था। वहाँ पर कोई फेंसिंग नहीं है, समुद्री किनारा है, जहाँ हमारी ड्यूटी, हमारा ड्यूटी पॉइंट है, वहाँ से तकरीबन 68 किलोमीटर दूर पाकिस्तान है। कराची पड़ता है। कराची से उधर से
आतंकवादी बोलते हैं जिसे हाँ, तो बहुत से तारों के नीचे से आ रहे हैं। दुश्मन, लेकिन वो पानी के थ्रू से आते हैं। वहाँ पर हम ड्यूटी करते हैं। गुजरात एरिया की बात कर रहे हैं आप? गुजरात एरिया, कच्छ, जहाँ पर हमारी अभी फ़िलहाल में पोस्टिंग है। तो हमारे साथ में हम हैं और मरीन बटालियन होती है एक हमारी BSF की, जो पानी के अंदर ड्यूटियाँ करती हैं। हम सतह पे ड्यूटी करते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्शन पोस्ट होते हैं, वहाँ से हम ड्यूटी लेते हैं। हमारे साथ आगे नेवी होती है, जो हमारे साथ आगे रहती है, वो ड्यूटी करती है। अगर उनसे कोई बच के जब आप तक पहुंचता है, जो हमारे से पहुंचता है, वो क्रॉसिंग करेगा या माल पार कराएगा, आतंकवादी कहीं घुसने की, मतलब यहाँ से घुसेगा और कहीं जाके जैसे कि दिल्ली में या मतलब हमला कर दे, कुछ भी कर सकता है। तो हमारा मेन मकसद यही रहता है कि वो यहाँ से क्रॉसिंग ना कर पाए। मेन कार्य इनका यही है। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम्स को लेकर भी। बहुत से बच्चे आए होंगे एग्जाम्स के लिए। अब अगर बताना चाहें, इससे पहले आपने कौन कौन से एग्जाम क्लियर किए हैं, भले ही किसी कारणवश अंतिम सिलेक्शन ना हो पाया हो, आप बताना चाहें? मैंने SSC GD 2022 का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मैं वर्किंग कर रहा हूँ। BSF की पोस्ट मिली थी मुझे। उससे पहले मैंने NTPC का एग्ज़ाम दिया था 12th बेस पे, और मैंने वो फर्स्ट एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरा क्वालिफाई हो गया। दूसरा एग्ज़ाम था मेरा, वो क्वालिफाई हो गया। साथ ही साथ फिर UPSI 2021 वाले की बात वाला, और जो इसकी साथ ही SSC GD का जो एग्ज़ाम हुआ, जिसमें मैं अभी सेलेक्टेड हूँ, साथ ही इनका एग्ज़ाम हुआ था। तो मैंने GD का भी एग्ज़ाम दिया और UPSI का भी एग्ज़ाम दिया। तो मैंने UPSI का एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरा फिजिकल मतलब नंबर भी अच्छे थे और मेरा नंबर भी आया। मैंने फिजिकल भी दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। कुछ नंबर कम होने की वजह से मैं लास्ट में अंतिम चयन नहीं हो पाया। चलो कोई नहीं, खैर वो तो उसका अनुभव आपको अगले पेपरों में भी और मिला होगा जो आपने दिए होंगे। उसका अनुभव मिला मुझे, हाँ, कि उससे मुझे ये पता लगा कि जो 1 नंबर 2 नंबर की कीमत क्या होती है। कि मेरा फाइनल सिलेक्शन उसमें 1 नंबर 2 नंबर से रहा UPSI में। फिर तुरंत बाद GD का रिजल्ट आया और मुझे पता लगा कि मेरा BSF में हो गया है। तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, देश की सेवा कर लेते हैं, जवान बन गए, उधर से तैयारी करेंगे। तो इससे ही प्रश्न निकलता है कि अब तैयारी करने का टाइम आपको वहाँ पे मिलता है क्या ड्यूटी के दौरान? हाँ, टाइम मिल जाता है। देखो, मेन मकसद ये होता है कि सिपाही की ड्यूटी, और सिपाही की ड्यूटी फिर प्लस फौज में ड्यूटी, तो ड्यूटीज़ तो ज़्यादा होती हैं। ड्यूटीज़ के बाद में वर्किंग भी होती है, जिसको हम अपने इधर फटीक बोलते हैं। अपने पेड़ों में पानी देना, मतलब अपने कैंप में जहाँ रह रहे हैं उनका मेंटेनेंस करना। उनके बाद में हमारे बीच में जो 6x6 की ड्यूटी लग रही है कि 6 घंटे ड्यूटी की है, 6 घंटा बाद ड्यूटी आएगी। तो उन जो 6 घंटे में हमारे 1-2 घंटा हम इधर इधर वर्किंग करा ली, और हम मतलब 4 से 5 घंटे में देख पा रहा हूँ कि 4 से 5 घंटे आपको 4 से 5 घंटे हमारे बीच में मिलते हैं। अगर उसमें चाहे अगर कोई पढ़ने वाला है तो वो पढ़ सकता है। मतलब देखिए, आगे तैयारी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है कि आप GD की नौकरी में सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद तैयारी नहीं कर सकते। अगर जिसे करनी है ना तैयारी, वो कर सकता है, जैसे मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ। तो आप थोड़ा पृष्ठभूमि के बारे में बताइए अपनी। पिताजी आपके कोई कार्य करते हैं, फिर अपना कोई किसान है? मेरे पिताजी किसान हैं। तो आपके घर में पहली जॉब थी? मेरे घर में मेरी पहली जॉब, गवर्नमेंट जॉब। तो किसान परिवार आपका रहा है, तो अब वही जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। तो आगे बात कर लेते हैं। बच्चे जैसे कि अब SSC GD के थ्रू आप सिलेक्ट हुए, इसमें जो फिलहाल वर्तमान में आ रहे हैं आपके 80 क्वेश्चन आ रहे हैं और 60 मिनट में 1 घंटे में हमें टैकल करना होता है। 20 नंबर का मैं बता दूं आपको, 20 नंबर का मैथ्स है, 20 नंबर का रीजनिंग, 20 की GK और 20 की हिंदी या इंग्लिश आप कर सकते हैं। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट का बड़ा रोल रहता है कि आपको 80 क्वेश्चन करने हैं 60 मिनट में। तो इसको आप कैसे देखते हैं, कैसे मैनेज करें मतलब नए बच्चे? देखो, जब हम भर्ती 2022 में हुए थे, तब जब तो 100 क्वेश्चन आते थे। 1.5 घंटा शायद टाइम मिलता था। हाँ, 1.5 घंटा, शायद 1.5 घंटा टाइम मिलता था, 100 क्वेश्चन होते थे। तो वही था, अपना मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, टाइम मिल रहा है। जब शुरू में जब मॉक टेस्ट लगाते हैं थोड़ा टाइम कम पड़ता है, जैसे जैसे लगाते रहते हैं टाइम ऑटोमेटिक घटता जाता है, आपका बचता रहता है। तो
अभी फ़िलहाल में मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मैथ में अगर वो कमज़ोर हैं तो मैथ को ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन टेस्ट लगाने की शायद आप सेक्शन बात टेस्ट कर रहे हैं। लगाएं, टेस्ट लगाएं, उनका रिवीजन करें, रीजनिंग, हिंदी, जीके। और मेन मकसद जो मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने मॉक टेस्ट दे दिया और सबमिट करके रख सबमिट कर दिया, आपने नंबर देख लिए कि शायद अब 160 नंबर में से आता हाँ है, हाँ, तो वही 160 में से मेरे 130 135 नंबर बन गए, मैंने देखा कि वो हाँ हाँ, सिलेक्शन अच्छा है हो कि गया, बंद लेकिन करके नहीं। रखना। मॉक टेस्ट का मतलब नंबर से नहीं है, मॉक टेस्ट का मतलब है हमारे परसेंटाइल से, हम कहाँ पर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट कहाँ पे है, हम कितने बच्चों से आगे हैं, आगे कितने बच्चों हैं से पीछे परसेंटाइल चल में रहे सब हैं। दिखाता है कितने बच्चे हमारे से परसेंटाइल, आगे हैं। मॉक टेस्ट में नंबर कोई वैल्यू नहीं है, उसमें वैल्यू है सिर्फ चलो, परसेंटाइल की, कि हम परसेंटाइल कहाँ हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और कहाँ हम कमी कर रहे हैं। एसएससी जीडी वाला बच्चा अगर मॉक टेस्ट लगा रहा है, मतलब 60 मिनट में लगा रहा है, 60 मिनट अगर वो दे रहा है उसको मॉक टेस्ट करने के लिए, तो मैं यही कहना चाहूँगा एक अच्छा तरीका मॉक टेस्ट लगाने का ये है कि 60 मिनट तो आपने उसको सॉल्यूशन करने के लिए सबमिट किया, उसके बाद उसका रिवीजन करने के लिए कि कहाँ आपने गलती की है, कौन सा आपका सवाल तुक्के से सही हुआ है, कौन सा ऐसा सवाल था कि हाँ आप कर सकते थे, अब ये कर कर सकते लेकिन टाइम नहीं बचा, मैंने इसमें टाइम ज़्यादा दे दिया, दूसरे में दे दिया। वो मेन एक जीके में ऐसा होता है कि 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से हमने 2 ऑप्शन हटा दिए कि ये नहीं है, 2 ऑप्शन है, उसमें से हमने कौन सा गलत किया, कौन सा हमने सही किया। फिर जब हम लोग टेस्ट सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद में अफसोस होता है कि हमने 60 क्वेश्चन किए, 60 क्वेश्चन में से हमने 50 क्वेश्चन हमारे सही हो गए और 6 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिन्हें में फीलिंग होती है कि यार नहीं ये हाँ, तो मैं कर सकता था, पर किए नहीं किसी कारण वो गलत हो गई या किए नहीं टाइम की वजह से, या आप मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि आप मॉक टेस्ट लगाएं, उसके बाद उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है। जी, जी। अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं मार खाएंगे। ठीक है, 1 घंटा आप मॉक टेस्ट के लिए दे रहे हो तो 40 से 50 मिनट उसका सॉल्यूशन करने के लिए ज़रूर दें, मेरे कहने का मकसद ये है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं, ऐसा मेरा विचार है, जब भी आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके कम से कम 100 प्लस प्रैक्टिस सेट आप लगा लें। मेरा मानना तो विकास जी ये है कि 100 प्लस प्रैक्टिस सेट आप पेपर में जाने से पहले देखे जाएं, उसको आप एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि हमारा जो पेपर का लेवल है यहाँ तक आता है। और आप एक काम कीजिए, मॉक टेस्ट भी प्रीवियस ईयर के लगाए, जो प्रीवियस ईयर में पेपर आए हुए हैं उन्हीं का मॉक टेस्ट लगा लीजिए, आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। और जैसे मान लीजिए आप आज जीके पढ़ रहे हैं, तो आपने अब जैसे ही आप टेस्ट लगा रहे हैं प्रीवियस ईयर के, पता चल जाएगा कि जीके का हमारे का ये लेवल है, मैथ का ये लेवल है, तो प्रीवियस ईयर का भी बहुत फायदा है। आप किसी भी पेपर को दे जाएं जब भी, उससे पहले उसके प्रीवियस ईयर देख के जाएं जरूर, और मॉक टेस्ट तो आपको लगाने ही लगाने हैं। सही कह रहा हूँ मैं? जी जी। और फिजिकल टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसमें फिजिकल टेस्ट जो दौड़ होती है वो कितनी होती है? इसमें फिजिकल 24 मिनट में 5 किलोमीटर होता है। जो भी मतलब एक नॉर्मल बच्चा है अगर डेली 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर रनिंग कर रहा है तो आराम से क्वालिफाई कर लेता है, इतना हार्ड नहीं होता है ये फिजिकल। बच्चों को बहुत सा हार्ड लगता है ना कि फिजिकल इतना टफ है, वो पर ये ना जो बच्चे सारे बच्चों मतलब की सोच होती है वो मतलब कि नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, फिजिकल हार्ड है, 24 मिनट में 5 किलोमीटर कैसे पर हो जाता है वो। प्रैक्टिस है, अभ्यास है, करते रहो हो जाएगा। मैं तैयारी करता था, लाइब्रेरी जाता था, शाम को आते थे, फिर अपना 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर डेली अपना रनिंग करना। देखिए, रनिंग करने के कोई नुकसान तो है ही नहीं, आपको उल्टा फायदा ही मिलना है, आपका दिमाग खुलेगा, अच्छे विचार आएंगे, डोपामिन रिलीज होगा, तो खुशी रहेंगे, ओवरऑल फिजिकल फिट रहेंगे यार, मस्तिष्क सबका खुलेगा, और क्या चाहिए आपको। तो आप थोड़ा इसमें ट्रेनिंग के बारे में अगर बता पाएँ कि ट्रेनिंग कैसी होती है थोड़ा। तो जैसे हमने ज्वाइनिंग की बीएसएफ की, तो हमारी ट्रेनिंग मणिपुर में चूड़ा चांदपुर में हुई थी, नॉर्थ ईस्ट में बता रहे नॉर्थ ईस्ट में। वहाँ का रूटीन ये रहता है कि सुबह 4 बजे उठना होता है सभी को, हैं। नहाना धोना हो गया, शेविंग करना है, उसके बाद में अपने जहाँ पे रह रहे हो बैरिक है, बैरिकों की साफ सफाई करना है, अपना बिस्तर मेंटेन करना है। ये सुबह के 4 बजे की कार्रवाई होती है। फिर तो इसमें 1 घंटा मिलता होगा आपको 4 से 5? हाँ, ये क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर अलग अलग है, हमारे ट्रेनिंग सेंटर में 6:20 से पीटी स्टार्ट हो जाती थी, जो 40 से 45 मिनट हमारी पीटी होती थी, इसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती थी।
उसके तुरंत बाद हमारा क्या होता था, उधर तकरीबन 45 मिनट के बाद हमें छोड़ दिया जाता था 15 से 20 मिनट के लिए ब्रेकफास्ट के लिए। उसमें हम अपना ब्रेकफास्ट करना और अगली क्लास के लिए रेडी होना। तो उसमें पढ़ाई भी होती है इसमें? जी, हमारी जो पीटी होती थी, पीटी के बाद में हमारी 8 बजे 7:20 पे जो क्लास होती थी, या फिर नहीं, ये जो फिर क्लास है ये किससे संबंधित होती थी? ये क्लास ऐसा था कि 7:20 से मतलब कि एक शेड्यूल होता है उधर कि इस टाइम से इस टाइम सुबह के टाइम पीटी होगी, और 7 बजे से 1 बजे ये फिर 7 बजे से 1 बजे तक क्लासें होंगी। क्लास में हमारी सबसे जो रहेगी, पीटी हमारी सुबह हो गई है, फिजिकल एक्टिविटी। उसके बाद में ड्रिल वो रहता है, ड्रिल क्लास चलती हैं, वेपन की क्लास चलती हैं। फिर हमारी क्या नाम है, बॉर्डर के बारे में बताया जाता है कि कैजुअलिटी कैसे कैजुअलिटी होती हैं, ड्यूटीज़ के बारे में बताया जाता है कि एक ज़माने की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, उसे क्या क्या कर्तव्य होते हैं, क्या क्या कर्तव्य होते हैं, मैं इस बारे में। अपने के बारे में बताते होंगे कि कैसे जवान को मजबूत रहना है, ये सब होते हैं। और सैलरी की बात कर लेते हैं, सारी बातें होंगी। भैया ये तो बताओ कि सैलरी मिलती कितनी है? जैसे कि मैं अभी फिलहाल 7वां वेतन आयोग लगा हुआ है और जनवरी से लग जाएगा आपका 8वां वेतन आयोग। हाँ जी। तो फिलहाल आपकी इन हैंड सैलरी कितनी बन रही होगी? मेरे हिसाब से 21,000 बेसिक पे, तो 21,700 से लेके आपका 69,100 तक होगा जी। तो मेरे हिसाब से आपकी सैलरी हुई 40 से 50 के बीच है। हाँ सर, इतना ही मान लो, समथिंग इतना बन जाता है। तो एवरेज लगा लेते हैं 45,000 मिलते हैं जी। एक जवान के लिए, काफ़ी है इतने तो। और इसमें कुछ रिक्स अलाउंस भी मिलता है क्या? हाँ जी, रिक्स अलाउंस कुछ मतलब बॉर्डर एरिया पर तो हमारी ड्यूटीज़ रहती हैं, तो सभी बॉर्डर एरियाज पर तो फिक्स है कि आपको 10,000 रुपये जो रिक्स अलाउंस के हर बॉर्डर पर मिलेंगे। उसके बाद अगर फिर हमारा था कि बॉर्डर कितना डिफ़िकल्ट है, कौन सा एरिया है। अगर जम्मू में भी 2 हैं, अगर हम जम्मू में नीचे हैं, समतल जगह में, जैसे सांबा बॉर्डर हो गया, मेन जम्मू हो गया, जम्मू डिस्ट्रिक्ट हो गया, उधर है, तो हमें उधर 12,000 15,000 रुपये। और इधर राजस्थान बॉर्डर पे भी शायद ज़्यादा मिलता होगा। राजस्थान पे सेम है, राजस्थान पे हमें 10,000 मिलते हैं। गुजरात में शायद थोड़ा गुजरात कम मिलता होगा। में गुजरात में सेम है, सेम है, 10,000। गुजरात में भी। सबसे ज़्यादा अगर रिक्स अलाउंस मिलता है हमें हाई एलटी। और फिर जम्मू कश्मीर में जैसे हम टनल पार करते हैं, कश्मीर में जाते हैं, पहलगाम हो गया, ऐसी जगह तो हमें उधर और 27 से 31,000 रुपये तक रिक्स अलाउंस मिलता है। कितना मिलता है? तो ये बांग्लादेश बॉर्डर पे तो कम ही मिलता है, क्योंकि उधर तो जीरो कैजुअलिटी है मेरे हाँ हिसाब जी, से। बांग्लादेश कुछ बॉर्डर ऐसे हैं हमारे, पाकिस्तान वाले ही थोड़ा गड़बड़ करते हैं, बांग्लादेश वाले तो शांत इलाका हो मेरे हिसाब से। तो जितने भी हमारे बॉर्डर पर ड्यूटीज़ लगती हैं, हर बॉर्डर की ड्यूटी अलग होती है। हम जो गुजरात की ड्यूटी है, जहाँ पर अब मेरी फ़िलहाल में पोस्टिंग है, वहाँ से मेन जो है जो आतंकवादी हैं वो क्रॉस करते हैं। हाँ, मेन तो बिना हथियार समेत हो जाते हैं जो। और पंजाब की जो ड्यूटी आती है, पंजाब की ड्यूटी, हमारी ड्यूटी ये होती है वहाँ पर वेपन की, पैसे, हाँ, नकली नोट, नकली नोट, और सबसे मेन है ड्रोन को रोकना, क्योंकि वो माल सप्लाई करता है ड्रोन के जरिए, पैसा, वेपन का। बांग्लादेश की ड्यूटी थोड़ी है, हट के ड्यूटी है। बांग्लादेशी तो हमसे शायद डरते ही होंगे मेरे हिसाब से। हाँ, पर ये पाकिस्तान वाले तो बिल्कुल ही बेकार हैं। तो अगर हम बात करें आगे, संवेदनशील इलाके जम्मू कश्मीर में आपकी एलओसी पे तो हमारी आर्मी लगती है, ड्यूटी करती है, और बीएसएफ उसके सहयोग में रहती है। आपदा प्रबंधन में भी शायद बीएसएफ ड्यूटी देती है, कुछ जगह करती है मदद, जब बाढ़ वगैरह में, भूकंप में। हाँ जी, जैसे अपने त्रिपुरा, कुछ नॉर्थ गुजरात के इलाकों में भी कुछ, गुजरात में हो गया, नॉर्थ ईस्ट में हो गया। मतलब ऐसा हो गया कि जो हमारा एरिया है, बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया से टच रहता है कि हमारे बॉर्डर लाइन पर इस पार भी और उस पार भी घर रहते हैं, मतलब सिविलियन रहते हैं। हाँ। अगर जैसे हमारा कच्छ में अभी ड्यूटी चल रही है, तो वहाँ पर ज्वार बाटा बहुत आता है, तो पानी ऐसा चढ़ जाता है, गाँवों तक पहुँच जाता है। गाँवों में रहने स्थानीय लोगों की मदद करने के लिए जाना, उनकी मदद करने के लिए, क्योंकि उनके घरों में पानी भर जाता है। तो अलग अलग जगह की अलग अलग समस्या। और कल्चर का क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे कि आप नॉर्थ ईस्ट में होंगे तो उधर का अलग कल्चर है, और आप इधर गुजरात में ड्यूटी कर रहे हैं, इधर का अलग कल्चर है, जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं तो इधर का अलग कल्चर है। तो आपको ये कुछ एडॉप्ट भी करनी पड़ती होंगी चीज़ें कि इधर का कल्चर उनमें लोगों में घुल मिल जाए, जैसे आप लोगों के साथ रहते हैं। तो कुछ चीज़ें भूलनी पड़ती है, अनलर्न करनी पड़ती है, कुछ नई चीज़ें सीखनी पड़ती है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखो,
ये होता है कि सब सभी बॉर्डर पे ऐसा नहीं होता कि सभी बॉर्डर पे हम जाएं और हमें सिविलियन से बात करनी पड़े, ऐसा नहीं है। बंगाल हो गया, बंगाल में हम ड्यूटी कर रहे हैं तो हम सिविलियन के बीच में ड्यूटी कर रहे हैं, तो बंगाल ये होते हैं, वो बंगाली भाषा बोलते हैं, तो कुछ भाषा हमें सीखनी पड़ती है उनका कि कल्चर, उनके खान कल्चर के, पान। उनके खान पान, क्या बात कर रहे हैं, ये दूसरे से क्या बात कर रहे हैं, कभी कुछ ऐसी बात तो नहीं कर रहे हैं जिससे कि हमें नुकसान हो भारत या को, हमारे साठ देशवासियों को कुछ नुकसान करने की ये बात कर रहे हैं विपक्ष से। क्योंकि बांग्लादेश और भारत की जो सीमा है वो बिल्कुल ऐसी सीमा है कि जैसे आप मान के चलो कि कोई सिविल अपना गांव है और गांव के इस गली के पार वो, इस गली के पार हम। अब मैंने सुना है कि हमारे इधर पत्थर वगैरह खूब हैं, और उधर उन्होंने, वहाँ के स्थानीय लोग हैं जो पत्थर वगैरह घर के लिए, लकड़ियाँ सब लेके जाते हैं, बिल्कुल सपाट एरिया है, हम देख पाते हैं कि कोई आ तो नहीं रहा है, बिल्कुल साफ बॉर्डर है उधर से। हमारी तरफ हरा भरा है सब कुछ, ऐसा है कुछ? हाँ जी, वही मतलब सेम ये है कि ऐसा है कि जैसा मेरा भाई है, मैं इधर रह रहा हूँ भारत में, हाँ, और जो मेरा भाई है या मेरे ताऊ रिश्तेदार चाचा के हैं। रिश्तेदार हैं वो रह रहे बांग्लादेश में, क्योंकि रोड की क्रॉसिंग है एक बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो वो हमारे इधर भी खेती करने आते हैं, हम उनकी अभी तरफ कुछ साल खेती करते पहले भारत ने कुछ गांव आदान प्रदान भी तो किए थे बांग्लादेश के साथ, कुछ गांव इधर चले गए उनके, कुछ इधर आ गए, जब एक्ट आया था, संविधान संशोधन करा था उन्होंने। चलो, और अब एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप घर को और अपनी ड्यूटी को कैसे मेंटेन कर पाते हैं? क्योंकि घर की याद तो आती होगी, यार दोस्तों की हाँ याद जी। आती होगी, तो आप कैसे अपना इसे कर पाते हैं, हैं। देखो ये होता है कि कैसे हैंडल कर पाते हैं, मतलब ये पूछना चाहता हूँ। अब ड्यूटी पे हम जाते हैं तो अब समझ लो कि फौज की ड्यूटी है और जिम्मेदारी की एक नौकरी है। जिम्मेदारी की नौकरी है, एक जिम्मेदारी ड्यूटीज़ है हमारे लिए, क्योंकि हम ड्यूटीज़ कर रहे हैं तो हमारे देशवासी अच्छे से सो पा सो रहे हैं, पाए, सही बात है। देशवासी सो पा रहे हैं, फिर हमारे आप जाग रहे हैं, हमारे तो हम जैसे लोग हम सो पा जाग रहे रहे हैं, हमारे जवान जो हमारे साथी हैं वो कैंप में सो पा रहे हैं अच्छे से, क्योंकि फिर हम ड्यूटी कर रहे हैं, 6 घंटे बाद वो ड्यूटी करने आएंगे तो उनको कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए हमारे क्या रूल रहता है फौज में, जब हम ड्यूटी पे जाते हैं हमारे फ़ोन जमा कर दिए जाते हैं। अच्छा, बिना फोन, आप बिना हाँ, फोन के जाते हैं? 6 घंटे हम जाएंगे बिना फ़ोन के हम ड्यूटी करते हैं। नहीं, अगर मान लीजिए किसी तरह की घुसपैठ हो गई या दिक्कत होने लगी, तो फिर आपके पास वॉकी टॉकी वगैरह होते हैं संपर्क करने हाँ, के लिए? हमारे पास वॉकी टॉकी होता है, जिसे हम अपने देसी भाषा में, उधर फौजी भाषा में एक सेट बोलते हैं, जो हमारे ऑपरेटर से जुड़ा होता है, हम उससे उसको आप संपर्क करते हैं कि उससे ऐसे संपर्क करते दिक्कत हो रही है कि हाँ। और लोग भेज दो? हाँ, और जैसे भी हमारी सिचुएशन होगी हम बताएंगे अपने कमांडर को कि ये सर ऐसे ऐसे यहाँ पे ये हो गया। मतलब वही है, मुख्य कार्य आपका वही है कि तस्करी को रोकना, जाली नोटों को रोकना, और हथियार सहित कोई आ रहा हो तो उसे पकड़ना। तो इसके बाद आप क्या करते हैं फिर? हथियार से अगर आपको कोई मिल जाता है तो आर्मी को सौंपते हैं? नहीं, हम आर्मी को नहीं सौंपते, हमारा काम होता है अगर कोई ऐसा अननोन व्यक्ति, हमने किसी को पकड़ लिया है तो उसको हम पहले तो चेक करेंगे कि वो अपने इधर का है, कि उधर का है। ये परली तरफ का है। वैसे तो रात में ही होती होंगी ज्यादातर ये ऐसी कुछ, ज़्यादा हाँ, सुबह के टाइम फौज में जो भी कुछ होता है सुबह के टाइम, जब सबसे गहरी नींद होती है, 2 या 3 के आसपास है, जो हाँ, होता हो। वो सबसे फौज में जो भी होगा इसी टाइम होगा, इस सुबह के टाइम जो होता है। तो अगर मतलब कोई अननोन व्यक्ति हमने पकड़ लिया है, हथियार है उसके पास, गांजा है, जाली नोट्स हैं, मतलब कुछ ऐसा सामान है जो संदिग्ध है, मतलब संदिग्ध है और हमारे देशवासियों को, मतलब हमारे देश को या फिर हमें भी खतरा है, खुदा हमें जो कुछ आप ड्यूटी खतरा कर है रहे उस हैं। चीज़ से, तो हम उसको पकड़ेंगे। उसको पकड़ने के बाद हम जहाँ पे भी हम ड्यूटी कर रहे हैं, हम जो जिस राज्य में हमारी ड्यूटी लगी है, बंगाल में ड्यूटी लगी है तो वहाँ की हम स्टेट पुलिस को उसको सौंप देंगे, गुजरात में लगी तो हम गुजरात पुलिस को सौंप देंगे। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि भारत पे जब भी पाकिस्तान कुछ नापाक हरकतें करता है, जैसे कि कुछ महीनों पहले पहलगांव में अटैक हुआ, हमारे 26 लोग मारे गए और 17 के करीब लोग घायल हो गए, तो उस टाइम आप अपना इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर पाते हैं? मतलब बॉर्डर पे आपका मन तो करता होगा कि सामने पाकिस्तान है, बस गोली चला दे, तो आप कैसे कंट्रोल कर पाते हैं अपने जी, इमोशंस? अभी फ़िलहाल में जो पाकिस्तान ने नापाक हरकत की हमारे टूरिस्ट पर, हमारे सिविलियन जो देखो, पहलगांव, गलत तो था ही वो कार्य। वो पहलगांव में जो गए थे टूरिस्ट घूमने के लिए, उनके ऊपर जो नापाक हरकत की है उन्होंने, जिसमें हमारे सिविलियन मरे,
तो ऐसे में जब हमारे आते तो हमारी ड्यूटी थोड़ी हार्ड ड्यूटीज़ हो जाती है, और हमें ट्रेनिंग में ही समझा जाता है कि ऐसी कुछ सिचुएशन होगी तो हमें क्या फ़ैसले लेने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो हमारे हाथ में ये नहीं होता, एक जवान के हाथ में ये नहीं होता है कि कुछ भी अपनी तरफ से कर ले। ऊपर से जो ऑर्डर आएगा वो जो हमारा सीनियर हमें ऑर्डर देता है, हमारे सीनियर ऑर्डर देगा या हमारी फोर्स की तरफ से ऑर्डर रहेगा कि कोई एक्शन लेना है नहीं लेना है, वो ऊपर से होता है, हम नहीं कर सकते। इमोशंस होते हैं। अभी जैसे हमारी ड्यूटी, ये हमला हुआ तो हमारी ड्यूटी में गुजरात कच्छ में ही था, बॉर्डर पे ही था। उस टाइम में छुट्टी आने वाला था, लेकिन छुट्टी कैंसिल हो गई, तो हमारी ड्यूटीज़ उधर ही चल रही थी। ऐसा होता था कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके दिन बाद हमारी ड्यूटीज़ बिल्कुल हाई अलर्ट पर थे। तो अगर बीएसएफ तो कहती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, मतलब जीरो कैजुअलिटी हो, ये बीएसएफ का देवाक्य भी है। जी। तो हमारा तो यही ड्यूटीज़ थी वहाँ की, 2 घंटे मिल गए सोने के लिए, 3 घंटे मिल गए सोने के लिए, हमारे लिए काफ़ी। ज़रूरी नहीं है जितना हम लोगों की उस टाइम ड्यूटी करना, अपने देशवासियों को बचाना। फिर हम ड्यूटी कर रहे हैं, हम ड्यूटी पर ड्यूटी भी कर रहे हैं, और हम जैसे हम न्यूज़ भी हम भी न्यूज़, हमारे नेट बंद कर दिए गए थे, लेकिन जैसे हमें सीनियरों से न्यूज़ मिलती थी कि हमारे सिविलियन, हमने अपने घर पर भी ऐसा अटैक हो रहा है, उधर भी ऐसा अटैक हो रहा है, तो हमारे भी मन में कहीं ना कहीं ऐसा आता था, हमारे हाथ में हथियार है कि सामने दुश्मन खड़ा है, हमारे पाकिस्तान है तो हम भी कर दें, लेकिन कर दें कि हमें सरकार या हमारे अधिकारीगण कुछ ना कुछ हमें ऑर्डर दें कि हम ऐसा करें कि, लेकिन हमारे एक अनुशासन होता है फौज में, एक ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो अपने मेंटल इमोशंस को कंट्रोल करके रखना ही पड़ता है, चाहे कुछ अच्छा हो या बुरा हो। बॉर्डर की बात कर लेते हैं। वाघा बॉर्डर पे भी आपकी ड्यूटी अभी नहीं लगी? नहीं, अभी मेरी वाघा बॉर्डर, तो मैं बता दूं आपको, वाघा बॉर्डर पे आप जानते होंगे बीएसएफ की ड्यूटी है, और उधर से पाकिस्तान रेंजर्स अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाते हैं। तो वहाँ पे तो बहुत आपने वीडियो तो देखी होगी, कितना जोश रहता है लोगों में आपस में। जी, उधर हमने ड्यूटी नहीं की है अभी, लेकिन अभी 193 बटालियन है, उसमें एक हमारी बटालियन है। बटालियन में कंपनियाँ होती हैं, तो हमारी कंपनियाँ उधर टूर पे गई थी। वहाँ पे टूरिस्ट मतलब अपने इधर से भी जाते हैं और पाक रेंजर की तरफ से भी आते हैं, तो वहाँ पर शक्ति प्रदर्शन करते हैं। दुश्मन देश और हमारा देश भी कि शक्ति प्रदर्शन करके दिखाते हैं कि हमारे सामने कोई कुछ नहीं है। हमारी बीएसएफ बॉडी सिक्योरिटी फोर्स दिखाती है कि हमारे सामने कोई कुछ नहीं है, हमारे सामने नहीं कोई टिक पाएगा। और आपको मैं बता दूं कि मैं एक सौभाग्यशाली इंसान हूं कि मेरे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में मैं सर्विस कर रहा हूं। दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। और तो मैं देख पा रहा हूँ कि 7,000 किलोमीटर से ज़्यादा ये सेवा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, तो इससे बड़ी फोर्स और होगी कहाँ? जी, वर्ल्ड में हमारा फर्स्ट नंबर आता है। हमारी फोर्स के अंदर 2,80,000 तकरीबन जवान तैनात हैं। जैसे कि आपका ध्येय वाक्य है जीवन पर्यंत करते हुए, इसको आप कैसे देखते हैं कि एक जवान अपने अंतिम समय तक लड़ जाएगा, मतलब देश के लिए कोई घुसपैठ नहीं होने देगा, इसको आप कैसे देखते हैं अपने जीवन में? हम देखते हैं कि आखिरी गोली आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। लड़ना है, मतलब कुछ ही हो जाए, घुसपैठ होने नहीं देनी है। तो जी हाँ, अपना तो यही मकसद रहता है, एक गोली एक दुश्मन। जब हम बॉर्डर पर ड्यूटी करते हैं, दुश्मन हमारे सामने, एक गोली एक दुश्मन। कब पता नहीं कि सामने वाले की गोली हम मारेंगे या फिर हमारे कब लगे। आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो डिफेंस ने आपको ये अनुशासन दिया है और सोचने समझने की नई शक्ति आई है। आप पहले जब ट्रेनिंग से पहले गए होगे एक नॉर्मल इंसान बन के, और जब ट्रेनिंग के बाद आए लौट के एक जवान बन के आए, तो घर वालों को भी गर्व होता है, यार दोस्तों को भी गर्व होता है कि नहीं, मेरा दोस्त फौज में है, आर्मी में है, देश की सेवा कर रहा है। तो विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं यही कहूँगा कि तैयारी हो जाएगी आपकी। आप तैयारी करते रहें, अच्छे से प्रीवियस ईयर लगाएं, जीके वगैरह अच्छे से पढ़ें, और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि हमारे अगले गेस्ट बहुत ही जल्द आने वाले हैं। आपका विकास जी से बातें करके बहुत ही अच्छा लगा, उन्होंने बताया उन्होंने कैसे कैसे संघर्ष करा। अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जितना बड़ा ये चैनल होगा उतने ही मैं यहाँ पे अच्छे गेस्ट बुला पाऊंगा।